हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीरियोडिक टेबल। तो पहला क्वेश्चन है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड अपॉन, ऑप्शन ए है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है एटॉमिक नंबर एंड ऑप्शन डी है एटॉमिक मास। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो है आपका एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। Periodic table is based on atomic number. The atomic number is the number of protons found in the nucleus of every atom of that element. Atomic number जो है वो वही रहता है जो number of protons उसमें रहते हैं. The periodic table is managed by the IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. हेनरी मोस्ले ने जो है उन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को, कौन से बेस पे अरेंज किया था? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर बेस पे उन्होंने क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को। एटॉमिक वेट के बेस पे क्लासीफाई किया था मेंडलीव ने। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल orders the elements according to increasing atomic number. There are 118 elements in the periodic table, 7 periods and 18 groups in the modern periodic table. Next question is, modern periodic table is based on the atomic number of the elements, the experiment of which proved the significance of the atomic number was. फर्स्ट ऑप्शन है मोस्लेस वर्क ऑन एक्सरे स्पेक्ट्रा, ऑप्शन बी है ब्रैग्स वर्क ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी है डिस्कवरी ऑफ एक्सरे बाय रोइटिंगन, ऑप्शन डी है मलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट्स को जिसने क्लासीफाई किया था वो थे हेनरी मोस्ले। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, मोस्ले वर्क ऑन एक्सरे स्पेक्ट्रा। तो हेनरी मोस्ले वो उन्होंने क्या किया था, वर्क किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उन्होंने ही डिस्कवर किया था। डिस्कवर जो रिलेशनशिप जो था उनके बीच में वहाँ पे था एटॉमिक नंबर और स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे के बीच में। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इंक्रीज होता है बाय 1 और मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। और मोस्टली जो थे 1930 में इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था कौन से बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। Next question is, how many elements are there in sixth periods of periodic table? ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 30। तो सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट्स रहते हैं? वो रहते हैं आपके पास 32 एलिमेंट्स, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट पीरियड में आपके पास सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स, दो ही एलिमेंट्स रहते हैं। सेकंड वाले पीरियड में 8 रहते हैं, थर्ड वाले में भी 8 रहते हैं, 4 में 18 रहते हैं, फिफ्थ में 18 रहते हैं, 6 में 32 रहते हैं, 7 में भी 32 रहते हैं। लेकिन सेवन्थ वाला पीरियड जो है वो है इनकम्प्लीट पीरियड भी उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, chlorine, bromine, iodine, if this is a Dobrnir triad and the atomic masses of chlorine and iodine are 35.5 and 127 respectively, the atomic mass of bromine is option A 81.25, option B 162.5, ऑप्शन सी 91.5, ऑप्शन डी 45.625। तो डोबर्नियर ने क्या किया था? ट्राइड्स बनाए थे, मीन्स 3 एलिमेंट्स के इन्होंने ग्रुप्स बनाए थे। ठीक है, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे इन्होंने, बनाए थे जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 3 एलिमेंट्स थे, इनके ग्रुप बनाए थे। क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है वो गिवन है 35.5, आयोडीन का एटॉमिक मास गिवन है 127। निकालना किसका था? ब्रोमीन का। तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि एवरेज एटॉमिक मास जो रहेगा किस किस का, फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज एटॉमिक मास जो है वो किसके बराबर होगा? वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट। ठीक है, सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर रहेगा फर्स्ट और थर्ड का एवरेज एटॉमिक मास जो होगा। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा 81.25। तो यहाँ पे जैसे आपके पास कुछ एलिमेंट्स दिए हैं उनके उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जिससे लिथियम का 7 एटॉमिक मास, पोटेशियम का 39, 39 प्लस 7 आप ऐड करोगे, एवरेज उसका निकालोगे अपॉन 2 करके तो 23 आएगा, जो कि सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर है। कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, ये फर्स्ट और थर्ड का एवरेज एटॉमिक मास लोगे, डिवाइड करोगे 2 से, तो यहाँ पे आएगा 88.5। थर्ड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे आप एवरेज निकालोगे इसका फर्स्ट और थर्ड का, तो ये किसके बराबर आएगा? सेकंड के बराबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नॉन मेटल्स are present, option A on the right hand side of the periodic table, option B in the middle of the periodic table, option C in the center of the periodic table, ऑप्शन डी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आपको पता है, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, मेटल जो रहती हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में रहती हैं इस साइड को, नॉन मेटल जो रहती हैं वो राइट हैंड साइड में रहती हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके पास
मेटल्स में एस ब्लॉक में आपके सारे के सारे मेटल्स प्रेजेंट रहती हैं, नॉन मेटल जो रहती हैं वो पी ब्लॉक में रहती हैं, और ये रहता है राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। तो पी ब्लॉक में देखोगे, पी ब्लॉक में ही आपके क्या रहते हैं, मेटल्स भी रहते हैं, नॉन मेटल्स भी रहते हैं, मेटलॉइड्स भी रहते हैं। तो देखो ये जो आपके ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं ये आपकी नॉन मेटल्स हैं, ये आपका ब्लू कलर में जो शो हो रहे हैं ये आपकी मेटलॉइड्स हैं, और लेफ्ट हैंड साइड को जो ये शो हो रही हैं ये हैं metals. So our next question is the correct order of first ionization potential among following elements beryllium, boron, carbon, nitrogen and oxygen is option A boron is less than beryllium, less than carbon, less than oxygen, less than nitrogen. Second option है boron less than beryllium, less than carbon, less than nitrogen, less than oxygen. Next option is beryllium less than boron, less than carbon, less than nitrogen and less than oxygen. Last option is beryllium is less than boron, less than carbon, less than oxygen and less than nitrogen. तो आपको पता है आयोनेशन एनर्जी क्या होती है कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वहाँ पे चाहिए कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, रिमूव करना है, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखोगे तो ऑक्सीजन में जो रहता है वो रहता है 1s2 2s2 2p4, नाइट्रोजन का रहता है 1s2 2s2 2p3। बेरिलियम और बोरोन में आप देखोगे बेरिलियम का रहेगा 1s2 2s2 एंड बोरोन जो रहेगा 1s2 2s2 2p1। ठीक है, आयोनेशन एनर्जी जो है वो इस साइड को क्या करती है, इंक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट, और डाउन टू ग्रुप वो करती है डिक्रीज। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, आयोनेशन नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड वाले जो रहते हैं वो स्टेबल रहते हैं, स्टेबल से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा तो ज़्यादा एनर्जी हमें यहाँ पे लगेगी। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आपका कार्बन ही रहेगा। बोरोन और बेरिलियम में भी आप देखोगे कि बेरिलियम के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो ज़्यादा एनर्जी हमें यहाँ पे लगेगी। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आयोनेशन एनर्जी ऑफ एन एटम और आयन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ द आइसोलेटेड गैसेस एटम और आयन। आयोनेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन जो हमने रिमूव करना है उसको फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी बोलते हैं, और अगर हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उसको हम बोलते हैं सेकंड आयोनेशन एनर्जी। Next question is why the size of an anion is larger than the parent atom? Option A due to increased repulsion among the electrons. Option B due to decrease in effective nuclear charge. Option C due to increase in effective nuclear charge. Option D both A and B. तो आपको पता है साइज ऑफ एनाइन जो रहता है, Cl नेगेटिव जो रहता है उसका साइज जो है वो ग्रेटर रहता है देन द सिंपल पेरेंट एटम, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, एक इलेक्ट्रॉन उसने और ले लिया, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे तो इनके बीच में जो रिपल्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर रिपल्शन वहाँ पे ज़्यादा हो गई मीन्स वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। तो आयनिक रेडियस दो टाइप के बनते हैं, एक कैटायन और एनायन। कैटायन कब बनता है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जब लॉस करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तब वहाँ पे कैटायन बनता है। तो कैटायन का जो साइज रहता है वो स्मॉलर होता है, किससे स्मॉलर होता है, उसके पेरेंट एटम, पेरेंट एटम जो रहता है पेरेंट एटम से स्मॉलर होता है कैटायन का साइज। Na पॉजिटिव मीन्स छोटा होता है Na से, और क्लोरीन नेगेटिव जो है वो बड़ा होता है क्लोरीन से। किस वजह से यहाँ बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होती है और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर। एम्फोटेरिक आपको पता है जो एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक। ऑप्शन ए है टिन ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है सिलिकॉन ऑक्साइड, ऑप्शन डी है कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टिन ऑक्साइड। तो टिन ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, फिर वो बनाता है वहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन वो करता है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक डाइऑक्साइड यहाँ पे बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन, अगर टिन ऑक्साइड जो है HCl के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो टिन क्लोराइड वो फॉर्म करेगा और वाटर वहां से निकलेगा। नेक्स्ट टिन ऑक्साइड के अगर हम बेस के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम स्टैनेट वो बनाएगा, साथ में वाटर वहां से रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का रहता है, क्योंकि आपको पता है नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स रहते हैं वो एसिडिक नेचर के रहते हैं। सिलिकॉन भी आपका नॉन मेटल है, इसके जो ऑक्साइड्स रहेंगे वो भी आपके कैसे नेचर के रहेंगे, एसिडिक नेचर के रहेंगे। कैल्शियम जो है वो मेटल है, मेटल के जो ऑक्साइड रहते हैं वो रहते हैं बेसिक नेचर के। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा आया, टिन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which one of the following statement is not correct about the trends in the properties of the elements of a group on going down in a group? कि जैसे ही हम नीचे को जाते हैं तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं होगी. पहली ऑप्शन गिवन है द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस. सेकेंड ऑप्शन गिवन है द मेटालिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस. ऑप्शन सी गिवन है द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस. ऑप्शन डी गिवन है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. तब आप यहाँ पे देखोगे, देखो नीचे को जाओगे तो आपके पास जैसे फैले वाला ग्रुप है लिथियम सोडियम पोटाशियम, तो यहाँ पे देखोगे आपकी रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि पोटाशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, तो ये वाली ऑप्शन तो नहीं होगी. सेकंड ऑप्शन मेटालिक करेक्टर भी इंक्रीज कर रहा है. नीचे को जैसे आप जाओगे तो क्या होंगे, सेल बढ़ेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा, वो ज़्यादा इजी रहेगा. जितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उतना ज़्यादा उसका मेटालिक करेक्टर रहेगा. तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत होगा. सी साइज ऑफ एटम बिल्कुल ठीक है, साइज ऑफ एटम भी है, इंक्रीज हो रहा है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही रह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह रहा है. तो ये वाली ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. यहाँ पूछा था कि कौन सा आपकी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट नहीं है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे आप देखोगे ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज करते हैं आपके लेफ्ट टू राइट, ना कि डाउन टू ग्रुप, वो इंक्रीज नहीं करते. तो आयोनेशन एनर्जी भी इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज करती है, नॉन मेटालिक करेक्टर भी इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज करती है, आयोनेशन एनर्जी भी इंक्रीज करती है. तो यहाँ पे डाउन टू ग्रुप जो है वो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है और आपका मेटालिक करेक्टर भी वो इंक्रीज करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट ए बिलोंग टू द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ ए. ऑप्शन ए वैलेंसी 6, वैलेंसी 2, ऑप्शन सी वैलेंसी 1, ऑप्शन डी वैलेंसी 3. क्या बोला है, एक एलिमेंट ए है जो कि ग्रुप 16 के भी थर्ड पीरियड से वो बिलोंग कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली है, मीन सल्फर सेलेनियम ये वाले एलिमेंट्स यहाँ पे है. तो यहाँ पे आपको पता है ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो रहती है 1s2 2s2 2p4. मेन रीज़न क्या रहता है वैलेंसी का कि उन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, चाहे वो गेन करे चाहे वो लूज़ करे. तो यहाँ पे सिर्फ इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ही ज़रूरत है. तो यहाँ पे वैलेंसी जो आएगी वो आएगी वैलेंसी इज इक्वल टू 2. तो वैलेंसी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव द ऑक्टेट स्टेट. तो यहाँ पे आप सोडियम के पास देखोगे, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है तो वो उस इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, फिर वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है. तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 आ जाएगी. क्लोरीन के पास आप देखोगे इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी आई, 1. कार्बन के पास देखोगे ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, तो इसकी वैलेंसी जो आएगी वो आएगी 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is not true about the noble gases. Option A, they are non-metallic in nature. Option B, they exist in atomic form. Option C, they are radioactive in nature. Option D, xenon is most reactive among these. तो यहाँ पे आप से पूछा है कौन सी ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि नोबल गैसेज जो है वो रेडियो एक्टिव नेचर की नहीं रहती है, तो इसलिए इनको ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट नहीं है. तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. जितनी भी नोबल गैसेज है मोनो एटॉमिक फॉर्म में वो रहती हैं, कलरलेस होती हैं, अडरलेस होती है, टेस्टलेस होती हैं, सॉल्युबल होती हैं वाटर में, बहुत लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि वहाँ पे जो फोर्सेस रहती हैं वो रहती है वीक डिस्पर्सन फोर्सेस, और हीलियम जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम है 4.2 केल्विन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following statement is not correct about the trends in the properties of the elements of a period on going from left to right? Option A, the oxides become more acidic. Option B, the elements become less metallic. Option C, there is an increase in the number of valence electron. Option D, the atom lose their electron more easily. तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं मेटालिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है. अगर मेटालिक करेक्टर वहाँ पे डिक्रीज कर रहा है मीन्स वो इजीली वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता. ठीक है, और वहाँ पे नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है. नॉन मेटल्स आपको पता है वो होते हैं जो कि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की. ठीक है, तो दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन रेडली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटरमोस्ट शेल फॉर एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड? ऑप्शन ए के शेल, ऑप्शन बी एल सेल, ऑप्शन सी एन सेल, ऑप्शन डी एन सेल. तो सेकंड पीरियड में आपको पता है पीरियड जो है वो इंडिकेट करते हैं शेल्स के बारे में. अगर सेकंड पीरियड है तो वो बताता है एल शेल के बारे में. तो आपने पढ़ा भी है बोहर एटॉमिक मॉडल, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो के शेल के बारे में बताता है. ठीक है, ये वाला जो है ये आपका के सेल के बारे में बताता है, फर्स्ट वाला के शेल के बारे में बताता है.
सेकंड वाला जो है वो एल शेल के बारे में बताता है, तो सेकंड पीरियड के बारे में ही बोला था। थर्ड जो है वो एम के बारे में बताता है। फोर्थ शेल्स जो है वो एन शेल के बारे में बताता है। ठीक है, हॉरिजेंटल रोज द पीरियड नंबर इंडिकेट्स द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल दैट इज फिलिंग एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an element's electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, what is the atomic number of the elements in the periodic table that is immediately below the one above। तो फर्स्ट वाला आपका जो है 2 4 10 15 जिसका एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के नीचे पूछा गया है कि फॉस्फोरस के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है, तो वो होता है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक में अगर आप 8 ऐड करोगे तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 33 विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो 33 यहाँ पे एटॉमिक नंबर रहेगा। तो फॉस्फोरस के नीचे आपका कौन सा है, आर्सेनिक। तो आप इजिली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है डाउन टू ग्रुप जब जाते हैं तो वहाँ पे उनकी टेंडेंसी जो है वो ग्रेटेस्ट रहती है अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, ऑप्शन बी है फ्रेंसियम, ऑप्शन सी है सल्फर, ऑप्शन डी है बेरिलियम। तो यहाँ से आपको इजीली शो हो रहा है कि फ्रेंसियम जो है वो आपका ग्रुप 1 में आता है। तो फ्रेंसियम जो है ग्रेटर टेंडेंसी होती है उसको इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो मेटल्स हैव ए ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन दैन नॉन मेटल्स बिकॉज दे हैव लेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कम रहते हैं, नॉन मेटल्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से वो इजिली वहाँ पे उनको लूज नहीं कर सकते। मेटल्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है, मींस न्यूक्लियस से उसने लूजली बाउंड किया गया है, तो वहाँ पे इजीली वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन वो अटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंशियम जो है वही बिलोंग कर रहा है अल्कली मेटल से, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन उसके ऑटोमो शेल में है। तो आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन इट विल एक्वायर नोबल गैस एंड कॉन्फिगरेशन, सो इट हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।